फाउंडेशन के परिसंवाद इस ऑनलाइन उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज परिसंवाद का विषय है स्वतंत्र भारत में बलात्कारों का इतिहास और आज हमारी वक्ता है प्रसिद्ध लेखिका एवं रचनाकार कुसुम त्रिपाठी। नमस्ते। मैं कुसुम जी का एक अल्प परिचय आपको देता हूँ। कुसुम जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय है। छात्र, महिला, मजदूर तथा मानवाधिकार मुद्दों पर संघर्ष करती रही है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी भागीदारी की। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में उनके 300 से भी अधिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। जनसत्ता में उन्होंने कई वर्षों तक स्त्री विषयक मुद्दों पर कॉलम लिखा तथा अनेक महिला पत्रिकाओं में विशेषांकों का संपादन किया। कुसुम जी की प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों में से जब स्त्रियों ने इतिहास रचा, समाजवादी देशों में महिलाएं, सिंहावलोकन, स्त्री अस्मिता के 100 साल, औरत, इतिहास रचा है तुमने, स्त्री संघर्ष के 100 साल, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और जेंडर, स्त्री संघर्ष के मुद्दे, स्त्री अध्ययन, आधारभूत मुद्दे और उनकी संपादित पुस्तकें हैं उम्मीद और हौसले की दास्तान, महाराष्ट्र की समाज सेविकाएं, स्त्री, समय, सरोकार एवं प्रतिक्रिया। अन्य पुस्तकों में उन्होंने नुक्कड़ नाटक कैसे खेले, कश्मीरी औरतों का बयान, हंसते खेलते हिंदी सीखो, प्रेरक ललकारे, स्त्री मुक्ति संगठन का 10 वर्ष इत्यादि शामिल है। उनको कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। वे सन 2009 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2010 में राष्ट्रभाषा समिति भोपाल द्वारा पुरस्कृत है। मैं आज कुसुम जी को विनती करता हूं कि वो आज अपना मंतव्य दें। स्टार्ट करो। ठीक है। मेरा आज का विषय है भारत में बलात्कार, स्वतंत्र भारत में बलात्कार का इतिहास। जब भी हम बलात्कार की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मुझे कुछ अजीब लगता है कि भारत, जिसे ये कहा जाता है कि ये जहाँ पे स्त्रियां निवास करती हैं वहाँ पे देवता निवास करते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे देवियों की पूजा होती है, सरस्वती, भवानी, लक्ष्मी की खास तौर पे पूजा होती है, उसी देश में जहाँ पे कहा जाता है कि बलात्कार एक सम्मान का मुद्दा है। सारे भारतीय राजनीतिक, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सभी लोग इसको सम्मान का मुद्दा बनाते हैं। पर सम्मान और उत्पीड़न की बात करना, और इसी देश में अगर हम नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो हर रोज 87 यानी औसतन 87 केस दर्ज किए जा रहे हैं। और मैं मान कर चलती हूँ कि ये 87 का जो फिगर है वो उतना ही नहीं होगा, शायद उससे कहीं बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बलात्कार के केस इसलिए नहीं दर्ज करवाते क्योंकि लड़की की इज्जत का सवाल, घर की इज्जत का सवाल, शादी ब्याह, समाज का सवाल ये रहता है। तो आश्चर्य ये है कि हमारे देश में जितने भी केस हो रहे हैं उसमें भी मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो की ही बात करूंगी कि उन्होंने ही कहा है कि 97% केस जो बलात्कार के आते हैं वो घरों में होते हैं। घरों में यानी हमारा सगा पिता, हमारा भाई, हमारे चाचा, हमारे मामा, दादा, नाना, ये सारे जो हमारे सगे लोग हैं उनके केसेस आते हैं जो बलात्कार करते हैं, बच्चियों के साथ करते हैं, माइनर्स के साथ करते, बहू बेटी के साथ करते हैं, यानी औरत सिर्फ शरीर बन जाती है। इतना ही नहीं तो वो हो सकता है हमारे पड़ोसी हों, जान पहचान के हों, कभी कभी बॉयफ्रेंड होते हैं, कभी कभी रिश्तेदार होते हैं, यानी बेहद करीबी लोग जो हैं उनके ही केस 97% दर्ज होते हैं। 3% ही ऐसा केस है जो बाहरी लोगों द्वारा बलात्कार किया गया होता है। तो इस देश में जहाँ पर औरतों को एक कहते हैं ना कि एक क्या कहें, प्रोडक्ट, माल की तरह देखा जाता है, उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। और यही एक ऐसा देश है जहाँ पे सेनाओं को, पुलिस को, सबको खुलेआम छूट है कि वो सामूहिक बलात्कार की इजाजत देते, उन पर कुछ भी नहीं किया जाता, जो हम आए दिन देखा करते हैं। तो ये जो इतनी अपमानजनक और जो हमारे देश में स्त्रीत्व को नकारता है, इंसान को, स्त्री को इंसान नहीं समझता, उसके स्त्रीत्व को नकारता है,
तो ऐसी शक्ति, जो ऐसी सोच है, ऐसी जो घटिया प्रदर्शन है कि यहाँ पे देवियों की पूजा होती है, तो आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ घटनाएं जो स्वतंत्र भारत में बलात्कार को लेकर, खासकर 70 के दशक में जब नारीवादी आंदोलन न केवल भारत में पर पूरे विश्व में बहुत तेजी से उभरा था, तो वहीं से मैं शुरू करूंगी, क्योंकि उसके पहले बीच का इतिहास कुछ उस तरह नजर नहीं आता। लेकिन 70 के दशक में जो एक बलात्कार को लेकर देशव्यापी आंदोलन हुआ, उसका जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पहला केस था जिसके विरुद्ध महिलाओं ने प्रदर्शन किया, यानी बलात्कार का जो मुद्दा उठा, वो था हैदराबाद से उठा, रमजा बी का केस था। आपको बता दूं कि रमजा बी एक रिक्शा चालक की पत्नी थी और वो देर रात से पिक्चर देखकर आ रही थी अपने पति के साथ, और उन्होंने बुर्का नहीं पहन रखा था। पुलिस वाले उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, उनके पति के विरोध करने पे उसे इतना मारते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और रमजा बी के साथ वो रात भर बलात्कार करते हैं। उसके बाद उस केस को लेकर मतलब इतना एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, तो उस रिक्शा चालक के लाश को लेकर 22,000 लोग और रिक्शा चालक पुलिस थाने पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर वो लोग, जो भीड़ थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे पथराव किया। जो आसपास खड़ी साइकिलें थी उसको, उसमें आग लगा दी। उसके साथ साथ जो तार था, जो टेलीफोन के तार थे, उसको काट दिए। एकदम मतलब आक्रोश बहुत तेजी से फैला। इतना ही नहीं, तो सारे विरोधी पार्टी के भी लोग सब मिलके अगले दिन हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये सब आसपास की जगह बंद का कॉल बुलाया गया और बड़ा प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने उसमें गोली चला दी और गोली चलने के कारण 22 लोगों को घायल हुए और 9 लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये आंदोलन और बढ़ गया। जब आंदोलन और बढ़ गया तो सरकार को एक तरह इस्तीफा देना पड़ा और उस समय राष्ट्रपति शासन हैदराबाद में लगा। पर आपको बता दूं, एफआईआर फाइल नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस थी, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर फाइल नहीं हुआ। तो वहां पे स्त्री शक्ति संगठन, विमोचना और बैंगलोर में जो वकीलों की संस्थाओं थी हैदराबाद में, सारे लोग मिलकर एक केस फाइल किए कि आपको एफआईआर तो करना पड़ेगा। जो इन दोनों के साथ, उन्हें उसका पति मारा गया प्लस रमजाबी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। और जब ये एफआईआर हुआ और अखबार के लोग जब जमा हुए पूछ रहे, तो पुलिस का जवाब था, हमें क्या पता, हमें लगा रमजा वेश्या है। सवाल ये उठता है, अगर वो वेश्या होती, क्योंकि मुंह खोल के चल रही थी सड़क पे, तो वेश्या भी होती तो आप इस तरह उठाकर बलात्कार नहीं कर सकते थे, ये सवाल उठा। पर लंबे समय तक एफआईआर नहीं हुआ था। तो ये पहला आंदोलन था स्वतंत्र भारत में बलात्कार के खिलाफ, जो इतना उग्र था, जो लगातार 3 महीने तक चला और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था। इसके बाद दूसरा केस है मथुरा रेप केस। मथुरा रेप केस को आपको बता दूं कि इसको जो महिला अध्ययन विभाग है, वहां पे जब पढ़ाया जाता है इतिहास में, तो कहा जाता है टर्निंग पॉइंट ऑफ विमेन्स मूवमेंट। तो ये टर्निंग पॉइंट क्यों था, सबके बता दूं कि मथुरा गढ़चिरौली के एक पडरिया गांव है, वहां की आदिवासी लड़की थी और 14 साल की उम्र में वो भाग गई थी। उसे किसी से प्यार था, उसके साथ भाग गई थी। तो उसके भाई भाभी ने गढ़चिरौली में पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई। पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाने के बाद उसको पकड़ कर लाया गया, और जब पकड़ कर लाया गया उसे, तो पुलिस उसके भाई भाभी को बाहर बिठाकर उसके साथ कहते हैं पूरी रात 5 लोगों ने बलात्कार किया। अब ये केस जब कोर्ट में गया, तो आपको बोल दें, सत्र न्यायालय से लेके उच्च न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पुलिस को कोई सजा नहीं दी गई।
और उसमें से ये बताया गया कि 2 लोगों ने तो किया, बाकी लोगों का तो ठीक से बलात्कार नहीं हुआ था, नशे में थे इसलिए। तो सरासर सबको छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि वही पतिता थी, यानी जो एक लड़के के साथ भाग गई है तो उसका ही चरित्र खराब था, उसने इनवाइट किया होगा पुलिस को। उम्र क्या है वो देखिए कि वो क्यों पुलिस को इनवाइट करेगी। तो इस पर कुछ वकील थे, उन्होंने सब महिला संगठन को एक पत्र लिखा कि इस केस को फिर से खुलवाया जाए, ये गलत हो रहा है। तो उस पर इसका सबसे ज्यादा हैदराबाद में पहले से ही संगठन था, बम्बई में उस नहीं था, एक ही संगठन था, दिल्ली में था। तो सारे लोग, इसका केंद्र बना बम्बई। मैं बता दूं, मैं फर्स्ट ईयर बीए में थी 79, और उस समय मैं भी इस केस से तभी से जुड़ गई थी, महिला आंदोलन में मैं यहीं से जुड़ी और हम लोग ने काफी भाग लिया था। तो मथुरा के समय ये हुआ कि केस सारे महिला संगठन ने एक दूसरे को पत्र लिखा और फिर सबने मिलकर उसके केस खुलवाने के लिए एक कहते हैं कि अपील की कि कोर्ट इस केस को फिर से खोले, क्योंकि वो बेगुनाह कैसे हो सकते हैं, ये लड़की भी नाबालिग है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए सभी लोगों ने मिलकर, जितने भी खासकर दिल्ली, महाराष्ट्र और हैदराबाद के लोग, बैंगलोर के लोग, ये सब जो लोग थे, अहमदाबाद के लोग, ये सारे लोगों ने मिलकर 8 दिनों का एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। ये पहली बार था कि एक साथ सब जगह जितने भी राज्य जुड़ रहे थे, पंजाब भी जुड़ा था, कई राज्य जुड़े हुए थे, पहली बार एक साथ बलात्कार को लेके मथुरा के आंदोलन खड़ा हुआ और 1 सप्ताह तक सबने लगातार अपने अपने राज्यों में आंदोलन किया। इतना ही नहीं तो नुक्कड़ नाटक किए, नुक्कड़ प्रदर्शनी की, नुक्कड़ सभाएं की, पोस्टर निकाले गए। तो ये सारी चीजें नई थी, नए तरीके से आ रही थी। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक कहते हैं सरकार पे दबाव बनाया गया। ये वो काल था जब जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय पे हुआ ये कि सभी लोगों ने मिलके इतना ज्यादा, मतलब एक कहते हैं कि संसद को ही घेर लिया, पार्लियामेंट को घेरा। और चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके काल में ये सब हो रहा था। तो उस समय उन्होंने भी सुना, और 1980 तक ऐसा हुआ कि एक और बलात्कार केस आ गया, और वो केस था माया त्यागी का केस। बहुत विभत्स केस था। माया त्यागी उत्तर प्रदेश जा रही, दिल्ली से उत्तर प्रदेश मेरठ जा रही थी, रास्ते में बागपत पड़ता है, और बागपत जो है वो कहना चाहिए कि ये जगह वो है जहाँ से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से वो खड़े होते हैं। तो वो जगह थी, और वहां पे एक पुलिस प्लेन क्लोथ से उसके साथ छेड़खानी की। तो उसके पति चाय पी रहे थे और उसके 2 दोस्त थे। तो ये पुलिस वाला पुलिस स्टेशन गया और औरों को भी लेकर आया, और दोनों को, जो जो उसके पति थे और 2 दोस्त थे, उनकी हत्या कर दी मारपीट करके। और माया त्यागी को उसमें निकाल कर, जो 6 महीने की गर्भवती थी, उसके कपड़े उतार दिए और नंगे ही पुलिस स्टेशन ले गया, गलियों में घुमाया, और उसके बाद कई बार उनका पुलिस स्टेशन पे बलात्कार किया गया। इसके विरोध में इतना ज्यादा एक कहना चाहिए कि उठी, महिला संगठन ही नहीं तो सरकार भी बहुत ही विचलित हो गई थी। और अब तक जो ये काल है, यहाँ पे सरकार बदल गई थी। तो इस समय हुआ ये कि इसके खिलाफ जो रोष था वो इतना ज्यादा था कि उस समय ज्ञानी जेल सिंह, जो एक समय हमारे देश में राष्ट्रपति थे, पर उस समय 80 में वो गृह मंत्री थे। तो गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह जितनी महिला संसद में थी जीत के आई हुई, उन सबको लेके बागपत गए, वहां का दौरा किया। और वहां दौरा किया, उसके बाद में पार्लियामेंट में वापस आने के बाद एक आयोग का गठन हुआ कि ये सब क्यों हुआ है देखने के लिए।
और फिर उसके बाद जो बहस हुई, उस बहस में ये तय किया गया कि किस तरह से इस बलात्कार के कानून पर विचार किया जाए। उस समय अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी भी कहते, वो भी थे। उन्होंने भी कमेंट किया कि ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा देने का नियम बनाना पड़ेगा। इस पूरे बहस में सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही थी वो बाबू जगजीवन दास ने कही थी। जगजीवन राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा जो कानून है ब्रिटिश काल का है बलात्कार को लेकर, जिसकी आज हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रूलिंग क्लास थे, हम उनके गुलाम थे। तो उस तरह उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार रेप का लॉ बनाया था। लेकिन अब क्या जरूरत है? इसमें बदलना होगा। क्या बदलाव? तो महिला संगठन ने भी मांग की थी। बदलाव ये कि पहले जो था वो ये था कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उसे सिद्ध करना पड़ता था कि मेरे साथ रेप हुआ है। अब वो बहुत मुश्किल होता है कि लड़की सिद्ध करे कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, ये तो उसके साथ दोबारा बलात्कार जैसी हालत पैदा हो जाते हैं। तो उसको बदलाव की जरूरत है। दूसरे ये जो महिला संगठन मांग कर रही थी वो ये था कि बार बार जो है वो आंदोलनों को दबाने के लिए जो हमारी सेनाएं हैं वो भी बलात्कार कर रही थी। खासकर उसी समय, उसी दौरान सांथाल परगना का केस हुआ। सांथाल परगना और झारखंड में है, और जो उनकी जमीनों को, कहना चाहिए उनकी जमीनों को, उनकी जमीनें थी और उनको कुछ महाजन और जमींदारों ने ले लिया था। तो वो उसके लिए लड़ रहे थे कि वो उनकी है, आप कब्जा नहीं कर सकते। तो उसको दबाने के लिए जो वहां पे सशस्त्र बल गई, उन्होंने महिलाओं के साथ, अधिकांश महिलाओं के साथ, गांव के गांव महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनके घरों में आग लगाए, सब बहुत कुछ हुआ। तो हुआ ये कि इसका प्रभाव, यानी मुख्य केंद्र महिला संगठन ने जो बलात्कार के लॉ के लिए जो ज्यादा फोर्स किया वो ये कि पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, सेना के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, एफआईआर करना भी मुश्किल है, और कर भी दिया तो ये आसानी से छूट जा रहे हैं। इसलिए जो मुख्य फोकस था उनका वो था ये कि इनके खिलाफ पहले लॉ लाया जाए, पुलिस और हिरासत में जो हो रहा है, और दूसरे जो सेनाएं कर रही हैं आंदोलनों को दबाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई आवाज या कोई लॉ नहीं बनाया है उस तरह से। और उसी के साथ ही 1980 में बंबई में एक सारे महिला संगठनों का, जितने भी महिला संगठन थे, राष्ट्रीय स्तर पे एक सम्मेलन बुलाया गया। और इस सम्मेलन का एक जो उद्देश्य था वो ये था कि एंटी रेप, यानी सरकार ने सुना और एंटी रेप कमीशन, यानी बलात्कार के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसमें पहली बार ये जो महिला आंदोलन के लोग उठा रहे थे उसकी चर्चा शुरू हुई। फिर भी बलात्कार की एक तो चर्चा चल रही है, अभी तक कुछ बना नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। तो हुआ ये कि इसी बीच एक वो बड़ा कांड होता है, और वो हरियाणा में होता है। तो हरियाणा में एक शीला देवी थी, जो एक मजिस्ट्रेट के वहां कोई काम करता था, उसकी पत्नी थी। उसको पुलिस थाने में उसका बलात्कार किया गया। तो उस समय कुछ 5,000 से ज्यादा औरतें वहां जमा हो गए और विरोध करने लगी। तो उन्होंने एकदम से गोली चला दी। ये डबवाली करके जगह थी, डबवाली नामक जगह थी। तो उस समय ऐसे हुआ कि 22 लोग उस फायरिंग में घायल हुए। तो ये विद्रोह और बढ़ गया। दुकानदार तक ने दुकानें बंद रखी, एक दिन की हड़ताल की। और जब वहां के मुख्यमंत्री उस समय पे भजन लाल थे, भजन लाल उस जगह पे जब जा रहे थे तो उनके कार पे भीड़ ने पथराव किया, महिलाओं ने पथराव किया, और ये बहुत ज्यादा हो गया। तो उस समय एक राजनारायण करके एक एमपी थे, और उनको एक कहा जाता था विनोदी राजनेता है, क्योंकि बहुत मजाक किया करते थे।
तो उन्होंने जो एक कहना चाहिए कि एकदम से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और कहा, एक तारीख दी कि अगर 3 दिन के अंदर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। और हुआ ये कि वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, क्योंकि 3 दिन में कुछ नहीं हुआ। तो जब वो भूख हड़ताल पे बैठे तो एक गंभीर मुद्दा बन गया, क्योंकि राजनारायण देश में काफी एक कहना चाहिए पॉपुलर नेता के रूप में थे और उनका वजन था। तो इसलिए जब वो भूख हड़ताल पे बैठ गए तो जल्द ही पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र, यानी पहली बार ऐसा होता है कि बलात्कार के ऊपर एक विशेष सत्र पार्लियामेंट बुलाई जाती है और फिर उसमें ये निश्चित किया जाता है कि जो मांग कर रही हैं महिला संगठन की औरतें, उन पर विचार किया जाए। और फिर इस तरह सरकार ने पहली बार बलात्कार विरोधी जो कानून है उसमें परिवर्तन करने के लिए एकदम कहना चाहिए उन्हीं मांगों को लिया जो महिलाओं ने एक साथ रखा था, उन्हीं चीजों को उन्होंने लिया। और फिर पहली बार 1983 में, ये घटना 80 में हुई है, पर 83 में एक कानून बनकर पास होकर आता है और वो ये पास किया गया कि अगर कोई पुलिस हिरासत में इस तरह से बलात्कार करती है तो उसे 10 साल की सजा होगी। और सशस्त्र सेना के जवानों के लिए भी यही कानून आया। तो भारत के इतिहास में ये महिला संगठनों की पहली जीत थी जो एकत्रित होके किया गया था। और इसीलिए मथुरा रेप केस को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि वहीं पे वो इकट्ठा हुई, एक साथ पूरे देश की जितनी थी वो जुड़ने लगी थी और एक मंच पे आई थी। तो ये तो हो गया था, लेकिन आपको बता दें कि जो लॉ पास किए गए, और भी लॉ पास किए गए कि अब तक था कि औरत बताएगी कि उसके साथ बलात्कार हुआ, वो भी उन्होंने बदल दिया। जो जगजीवन राम जी ने कहा था उसको, उस पर विचार किया गया कि औरत नहीं, अब वो पुरुष को बताना पड़ेगा कि वो दोषी नहीं है, औरत का बलात्कार निश्चित है। लेकिन इसमें एक चीज जो छूटी रह गई, जो आज तक निर्भया के बाद भी रह गई, वो ये है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब महिला संगठन में काम करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी है जो अन्य देश में नहीं है। अन्य देश में अगर कोई जबरन किस करता है या बलात्कार की कोशिश करता है तो सब बलात्कार कानून में चला जाता है। पर हमारे देश में क्या किया है कि अगर लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उस दौरान अगर, जो आप जानते भी, एक प्राइवेट पार्ट जनांग में उसके बोतल ठुसी जाती है, डंडे डाले जाते हैं, छड़ें घुसा दी जाती हैं, तो ये जो चीजें की जाती हैं उसको हमारे देश में बलात्कार की कैटेगरी में नहीं रखा गया, आज भी नहीं रखा है। उसे हिंसा में रखा गया, उत्पीड़न में रखा गया, जिसकी सजा बहुत कम है, उससे वो छूट जाते हैं। तो वो जो उस दौरान जितने भी उसके शरीर पे घाव दिए गए हैं बलात्कार के दौरान, उसका केस अलग कर दिया जाता है। और जो बलात्कार हुआ है, जिसपे पूरी तरह बलात्कार होना चाहिए, नहीं उनको वीर्य मिलना चाहिए, तो उससे ही बलात्कार माना जाता है, जो आज भी महिला संगठन वो करने में असफल रही है। हम सब असफल रहे कि अन्य देशों में जिस तरह का लॉ है हमारे देश में भी बने कि इन सबको उसके अंदर लिया जाए, जो उसके दौरान मार पिटाई या जो भी काटते हैं, दांत से काटते, नाखून लगाते हैं, जो भी करते हैं, वो सारी चीजों को आप अलग न करके देखें, बल्कि उसको भी बलात्कार का भाग माने। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये थमा तो नहीं, इसको बलात्कार दुनिया में ही नहीं रुक रहा है, ये हो तो रहा है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा एक कहते हैं कि बलात्कार का केस आता है, वो आता है कि पुलिस के विरुद्ध हुआ। और ये भी हुआ कि सशस्त्र सेना बल, खासकर असम राइफल जो है, असम राइफल के खिलाफ, जिसको विशेष पावर, विशेषाधिकार दिया गया है, उसके खिलाफ बहुत आंदोलन होने के बावजूद हम देखते हैं कि कश्मीर में जो एक जगह थी कुपवारा, उन्होंने बलात्कार किया था
और ये जो कश्मीर का केस है ये 94 के आसपास हुआ था और पूरे के पूरे गांव में कहते हैं ना असम राइफल ने 30 औरतों का, वो गांव था, गांव में उस ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी, 30 जो औरतें थी और 21 कम उम्र की थी, जवान थी, ऐसे करके हर घर की हर औरत के साथ बलात्कार किया, जिसे भारत में तो छुपाया गया था, लेकिन बीबीसी ने उसको बाहर निकाला तो पता चला कि ये हालत है। तो उसके खिलाफ फिर से एक आंदोलन शुरू हुआ। उसी के साथ ही हम देखते हैं कि एक बड़ा केस होता है, भौरी देवी का केस। ये सब में वही केस बोल रही हूँ जो राष्ट्रीय स्तर पे लड़ा गया। छोटे तो बलात्कार रोज जो मैंने कहा कि 87 डेली हो रहे हैं, पर ये वो है, वो घटना है जिनसे कानूनों में बदलाव है या जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन बने। तो भौरी देवी का केस 1997 का है। राजस्थान की भौरी देवी पंचायत में चुनी हुई सरपंच थी और वहां पे वो जो है वो आशा नामक जो ये होता है उसमें वो काम करती थी। उनका काम था बाल विवाह को रोकना, क्योंकि वो सरपंच थी, इसलिए वो उस अपने इस कार्य को बहुत अच्छी तरह कर रही थी। अब राजपूत घर में बच्चों की शादी हो रही थी तो वो उसको रोकने के लिए गई। ये गुर्जर जात की थी, क्योंकि गुर्जर जात जो है पिछड़ी जाती है, तो इसलिए एक राजपूत की शादी रोकने की हिम्मत एक गुर्जर औरत कैसे कर सकती है। इसलिए सबक सिखाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। और जब वो और उनके पति पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उनके पति को पेड़ से बांध दिया और वहां फिर से उसका बलात्कार दिया करके बिना कपड़े के उनको बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर कर दिया। ये भौरी देवी के साथ हुआ। और उनके पति जो पगड़ी पहने थे वो उसको उस पगड़ी से अपनी पत्नी को उन्होंने ढका और भौरी देवी को ले आए। ये एक बड़ा आंदोलन, विशाखा करके एक संस्था थी, वो एनजीओ और दूसरे सारे लोग सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे छेड़ा। आप अरुणा रॉय वगैरह को जानते हैं सभी लोग कि वो भी थी उस आंदोलन में, और बहुत सारे संगठन शामिल हुए और ये देशव्यापी एक कहते हैं कि आंदोलन बना। लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट तक उन राजपूतों को रिहाई किया गया। तो उस समय हाई कोर्ट का जब केस आया तो विशाखा करके जो संस्था थी उन्होंने एक केस उसको चैलेंज किया था, चुनौती दी थी और कहा था कि वो वर्क प्लेस पे है, जो जो घटना हुई है भौरी देवी के साथ वो वर्क प्लेस की है, काम के दौरान हुई है, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसलिए उन्होंने और पूरे एक कहते हैं पूरे देश में उसकी महिला संगठनों के भी चर्चा हुई थी कि वर्क प्लेस पे जो होता है इस तरह के बलात्कार या यौन शोषण, उसके खिलाफ एक गाइडलाइन आनी चाहिए। कब दिया था ये? उसी समय दिया था, लेकिन उसको सरकार ने सुना नहीं, कुछ किया नहीं। लेकिन वो मुद्दा बना रहा लगातार कि वर्कप्लेस पे जो घटनाएं होती उसके लिए अलग से कानून बनाया जाए। तो वो बना कब? निर्भया केस के बाद, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस है, या हर कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए। ये सारी चीजें जो है वो था कब का? 2000 से चल रहा था, लेकिन पास हुआ निर्भया केस के बाद। सरकार को लगा कि हाँ ये पास करना चाहिए, लेकिन तब तक नहीं हुआ। तो भौरी देवी के साथ भी यही हुआ कि गलती तो भौरी देवी की थी, यानी उनको ही। और पुलिस स्टेशन के केस को तो ये बताया गया कि उनके पति के सामने ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई बात ये है कि उनका पति कोई अमिताभ बच्चन नहीं ना कि पीटता पुलिस को, 4-4, 5-5, 10-10 को पीट रहा है एक हीरो, वैसा तो नहीं था। तो नहीं कर पाए थे उस तरह, तो वो उनको ही दोषी पाया गया कि ये भौरी देवी का ही दोष है। उन सबको केस से बरी कर दिया गया था।
तो लेकिन बाद में चलकर ये सारी चीजें जो है वो निर्भया केस के बाद काफी कुछ बदलाव आया। इसके बाद एक बड़ा केस होता है मणिपुर का, और मणिपुर में ये होता है कि एक 32 वर्षीय मनोरमा थी, वो एक्टिविस्ट थी, जैसे मानव अधिकार पीयूसीएल टाइप का जो वहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन था, मानव अधिकार की एक्टिविस्ट थी। और वो लगातार जो मणिपुर में सेनाएं करती हैं, खास असम राइफल जो करता है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रही थी। तो उनको सबक सिखाने के लिए जो सेना के लोग थे उनके घर पे गए, और उनके घर पे जाके उन्होंने उनको उनकी बड़ा विचित्र तरीके से सब कुछ किया। कोई त्योहार था तो बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, और घर में बड़ा टेप रिकॉर्डर आवाज तेज करके, ताकि आसपास किसी को शक न हो कि मनोरमा के साथ क्या हो रहा है, इस तरह का एक जाल फैला के उनका बलात्कार किया। उसके बाद उनके नग्न शरीर को सड़क पे लाकर 21 गोलियां दागी गई थी उनके शरीर पे, और प्रचार ये किया गया कि वो तो आत्महत्या कर ली। लेकिन वो बहुत फेमस थी, तो जब पत्रकार गए और उसके शरीर का वो निकाले, क्योंकि वो नग्न अवस्था में थी, सफेद कपड़ा ही था, तो देखे कि इसके शरीर पे तो गोलियों के निशान है। तो उन्होंने पत्रकारों के मांग पे उनका मेडिकल जब किया गया तो पाया गया कि इनके साथ तो सामूहिक बलात्कार हुआ है, और फिर पता चला कि ये तो सेनाओं ने किया है। तो ये मनोरमा का केस से इतना ज्यादा लोग बढ़ के उस मणिपुर के इतने ज्यादा लोग बढ़ के कि एक लड़का तो खुद खुद को मारने चाकू मार रहा था, बच गया, मार चुका था, लेकिन गुस्से में आकर, और 400 औरतें नग्न होकर, यानी नेक पूरी मोर्चा निकाली थी, और वो कह रही थी पुलिस से, असम राइफल से, कि लो हमारा भी बलात्कार करो, हम मनोरमा हैं, हम सब मनोरमा हैं। तो ये इतना, मतलब लोगों में इतना गुस्सा था, आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी औरतें नग्न होकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा, बहुत भयंकर चीज थी, क्योंकि असम राइफल से नॉर्थ ईस्ट के लोग तो तंग आ गए थे, क्योंकि ये काम हमेशा होता ही रहता है। तब वहां पे जो राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके, उस समय गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, वो सभी लोग वहां दौरा किए थे। उस चीज पे उन्होंने उसे संभालने की पूरी कोशिश की थी। और हम पाते हैं कि उसी समय एक शर्मिला इरोम, जो बहुत फेमस थे, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कही जाती है, उन्होंने इसी असम राइफल के खिलाफ सन 2000 से भूख हड़ताल की थी कि इनको हटाया जाए, मणिपुर से इनको हटाया जाए। क्योंकि मैंने भी इस पे बहुत काम किया है, लिखा है कि वो क्या करते, टारगेट करते हैं, आज इस घर से लड़की को उठाना, आज उस घर से लड़की उठाना है, उस तरह चलता है। और पूरी रात टॉर्च लेके आदमी जो है सोता नहीं है, टॉर्च लेके अपने घर की औरतों की सुरक्षा करता है, ये हालात। तो इसलिए शर्मिला रोम ने भी 16 साल तक लगातार भूख हड़ताल की, जो एक रिकॉर्ड है, दुनिया में इतनी लंबी भूख हड़ताल किसी ने नहीं की। और उनको जबरन उठाकर 2016 में जो है नाक से पाइप से उनको खाना वाना दिया, और उनकी भूख हड़ताल खत्म की गई। पर असम राइफल को नहीं हटाया गया, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, वो वैसे ही अभी भी है, वही सब चल रहा है। तो ये एक बड़ा आंदोलन था मणिपुर का। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंगूर नंदीग्राम जो बंगाल में है, वो घटना घटी थी। सिंगूर नंदीग्राम में ये हुआ था कि जो उपजाऊ जमीन है वो नैनो कार के लिए टाटा को दिया जा रहा था। तो जमीन उपजाऊ थी, चावल की खेती होती थी, तो इसलिए वहां के लोग भड़क गए थे और उन्होंने आंदोलन किया। तो उस आंदोलन को दबाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की तापसी मलिक थी,
तापसी मलिक को पुलिस के कपड़े में आए लोग और उन्होंने उनका बलात्कार किया और बाद में उनके शरीर को जला के खेत में फेंक दिया था। वो आधा ही जला था। तो और अपने कपड़े भी फेंके थे जो मिले, तो इसलिए पता चला कि नकली पुलिस के लोग थे और उन्होंने इस आंदोलन में आंदोलन को दबाने के लिए तापसी के साथ ये किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि नंदीग्राम का जो आंदोलन था, सिंगूर और नंदीग्राम का, वो टाटा को पीछे हटना पड़ा और वो उनकी जमीन बच गई, क्योंकि आंदोलन एकदम उग्र हो गया उस घटना के बाद कि तापसी के साथ जो बलात्कार किया गया था। तो ये हुआ। इसके बाद ये 2006 की घटना है। इसके बाद हम देखते हैं कि भयानक जो एक कहते हैं कि दिल को दहला देने वाला जो केस था, वो था निर्भया केस। निर्भया केस जो आप सभी जानते हैं, तो जब मैं याद करती हूँ कि इसी तरह हुआ था जब मथुरा रेप केस हुआ था 1979, और ये 2000 कहना चाहिए 12 का केस है, दिसंबर 12 तारीख 2012 का केस है। हमें लगने लगा कि क्या फर्क पड़ा, हम वहाँ के वहाँ हैं, और जो पूरी घटना थी वो इतनी भयानक, आंख निकाल लेने से लेके उसका पूरा इंस्टेंट बाहर आ चुका है और कोई उससे मदद नहीं दे रहा है। यानी सड़क पे वो और उसका साथी दोनों लिफ्ट मांग रहे हैं, लेकिन लोग देख के गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, और जब पुलिस स्टेशन किसी तरह पहुंचते हैं तो ये कहना कि ये तो हमारी जुडिशरी में नहीं आता, ये तो उस जुडिशरी का वहां जाओ। और दोनों के तन पे कपड़े नहीं थे। ध्यान रखिए, दिसंबर में कितनी ठंडी दिल्ली में होती है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो असंवेदनशीलता है लोगों की भी, वो बहुत भयानक है कि लोग संवेदनशील नहीं थे उनके प्रति, जबकि उस लड़की की ये हालत थी कि वो बेहोशी में थी और उसके सारे अंग जो है बाहर निकल आ चुके थे, पूरा का पूरा अतड़ियाँ बाहर आ चुकी थी। इस हालत में भी लोगों ने उसको मदद नहीं की थी। तो उस समय उसे बाद में एम्स में भर्ती किया गया। तो फर्क ये था कि उस समय सारी रात सोनिया गांधी एम्स के अस्पताल में उस परिवार के साथ खड़ी थी। यानी अब का और तब का फर्क भी मैं बताते चलूंगी कि लगातार मैं कह रही हूँ कि तब मंत्री भी जाता था, रिजाइन भी कर देते थे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी जाया करते थे, संवेदना दिखाते थे और कुछ न कुछ उसके खिलाफ कानून बनाना या सुनते थे, या लोगों को जो भी है पनिशमेंट वगैरह दंड वो दिया करते थे। ये फर्क था। तो निर्भया केस के बाद ये हुआ कि क्योंकि ये 2012 का केस है, इसलिए हम सभी लोग ने उस केस को देखा कि किस तरह छात्रों ने आंदोलन किया और ये आंदोलन किस तरह देशव्यापी बन गया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे देश में निर्भया के न्याय को लेकर, बलात्कार के खिलाफ एक कहते हैं कि आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जो बहुत ही एक कहना चाहिए कि बहुत सालों के बाद इतना उग्र आंदोलन था कि सरकार को भी इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ा। और फिर वर्मा कमीशन की स्थापना की। तो वर्मा कमीशन ने जो रिपोर्ट, जो बदलाव आया निर्भया के बाद, वो ये आया कि वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई। अब ये वन स्टॉप सेंटर क्या है मैं आपको बता दूं कि ये वन स्टॉप सेंटर, जो जब निर्भया का केस हुआ और वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कहा कि ये हमारे इलाके का नहीं है। तो इसमें ये केस पास किया गया कि देश में कहीं भी अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी होता है, किसी भी जगह होता है, तो आपको केस दर्ज करना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी जुडिशरी में नहीं आता। तो ये एक हुआ। दूसरा, उसको मेडिकल देना। तीसरा, उसको कानूनी मदद देना। चौथा, उसका जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो उसकी हालत होती है उसकी काउंसलिंग करना।
आर्थिक मदद देना, ये सारी चीजें वन स्टॉप सेंटर कानून के अंतर्गत आती है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो बिल पास हुआ वो ये कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस, जो एक एक्ट बना, जो विशाखा गाइडलाइन 2000 में दिया गया था। एक तरह 97 में ही हुआ था उनके गौरी देवी के रेप केस के बाद, लेकिन 2000 में वो लिखित रूप में सरकार को दिया गया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस ये कानून आना चाहिए, पर किसी ने सुना नहीं। वो पास किया गया और कंपलसरी किया गया कि हर एक जगह पे जहाँ भी 10 स्टाफ भी है, अगर ऑफिस भी है, 10 लोग भी, हर एक औरत भी काम कर रही है, तो आपको वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना जरूरी है। तो इस तरह की चीजें की गई और अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके लिए फंड, हालांकि निर्भया फंड का प्रयोग इतने सालों में बहुत कम किया गया। सचमुच में वन स्टॉप जो है उसका भी प्रयोग उतना ज्यादा किया नहीं गया जितना होना चाहिए था। तो ये तो उसके लूप होल हैं, हम देखते ही हैं। इसके बाद हम पाते हैं कि 2013 में सोनी सोरी का केस आता है, छत्तीसगढ़ की सोनी सोरी, जिनको अभी थोड़े साल पहले छोड़ा गया। और इनको दंतेवाड़ा में ये शिक्षिका थी, टीचर थी स्कूल की। इन पे ये केस चलाया गया कि इन्होंने नक्सलाइटों को फंड वगैरह जो जमा करते हैं उसमें मदद की है। और इनको मैं आपको बता दूं कि इनको जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में, लेकिन लाया गया था उनको आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में उनको रखा गया और बताया नहीं गया कि यहाँ पर है। और उनके साथ जो है बलात्कार किया गया, पूछताछ के दौरान उनको नंगा किया गया और फिर उनके जो जनांग है यानी पत्थर डाले गए उसके थ्रू, वहां तक जहां तक गर्भाशय तक जा सकता है। और जो टॉयलेट का रास्ता है, जो मल का रास्ता है, वहां भी पत्थर के टुकड़े डाले गए। उन्होंने कोर्ट में इसकी कंप्लेन की, फिर उनको ट्रांसफर कलकत्ता में कर दिया गया था, यानी तेलंगाना से कलकत्ता गई थी वो। तो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में उनको जब उन्होंने कोर्ट में बताया कि उन्होंने अपने हाथों से जितना हो सका निकाला है, पर उनको फील होता है अंदर तकलीफ हो रही है, तो कोर्ट के ऑर्डर पे कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में देखा गया कि उनको जो है वो काफी टुकड़े उन्होंने निकाले। तो पता चला कि वो सही घटना थी। तो उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया पुलिस कस्टडी में। और अभी 2 साल पहले वो जो भी चार्ज लगे थे, जितने भी चार्ज, उससे बरी हो गई, सब कुछ झूठा साबित हुआ। लेकिन उन्होंने यही कहा कि जो 11 साल 12 साल मेरे चले गए मेरी जिंदगी के झूठे केस में, वो मुझे कौन लौटा के देगा। ये अजीब बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, वो ये कि रेप केस तो होता था, हम सभी जानते हैं, लेकिन बाद के साल हम देखते हैं कि बलात्कार के केस में ये हुआ कि सत्ताधारी वर्ग ही जुड़ गए, जो सत्ता में है वही जुड़ गए। उनका चुप रहना, उनका शामिल होना, डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, उनका चुप रहना। और जैसे औरत, ऐसे लगता है कि मैं खुद एक औरत हूँ, सोचती हूँ मैं क्या हूँ। जब घटनाओं को देखते हैं हम और चीजों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हम इंसान भी है या नहीं, हम है क्या, हमारा अस्तित्व क्या है, सवाल उठता है। तो उसी में सबसे पहला केस जो चौंकाने वाला था वो 2021 का हाथरस का केस था। ये उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और रात, क्योंकि जो बलात्कारी थे वो ठाकुर थे, जाति से राजपूत ठाकुर थे, उन्हें बचाने के लिए इसका प्रूफ मिटा दिया जाता है। और आप देखिए कि इस लड़की को मतलब
घर के लोगों को भी उसका चेहरा नहीं दिखाते और उसके ही घर के पीछे उसकी पुलिस पुलिस उसका दाह संस्कार कर देती है ताकि एक भी चीज प्रूफ ना मिले। और किसी पत्रकार को नहीं जाने दिया गया। तब भी एक कप्पन नामक पत्रकार है जिन्होंने उसकी रिपोर्टिंग कर दी, वो जेल में बंद है, अब तक छूटे नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी असली रिपोर्टिंग की। वो कहीं से घुस गए थे और उन्होंने फोटो लिया और वो सब किया, इसलिए। तो ये जो हालत पैदा हो गए कि अगर आप रेप के केस की आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप गलत हो। नैतिकता की परिभाषा बदल गई। जो पहले ये था कि अपोजिशन और सरकार मिलकर ऐसी चीजों को सॉल्व करते थे। अपोजिशन का काम होता है उसको उठाना, चीजों को, उनको अधिकार है पूरा। लेकिन फिर कुछ भी लॉ बनाना है, कोई चर्चा है, सदन में चर्चा होती थी, पार्लियामेंट में होती थी, और उसके खिलाफ कहना चाहिए कि कानून बनता था। अब वो चीज नहीं रह गई। अब ये परिभाषा बदल गई कि पत्रकार जो उसके खबर ले रहा है उसको जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरह एक चौंकाने वाली घटना जो हुई थी वो कठुआ कांड थी। कठुआ कांड जो कश्मीर में एक 8 बरस की बंजारन लड़की, उसको मंदिर के पुजारियों ने किडनैप किया और उसके साथ कई दिन तक बलात्कार किया और फिर मार के उसको फेंक दिया। जब ये पता चला, जब ये पता चला तो उन पंडितों को बिल्कुल गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद आश्चर्य ये कि जो वकील थे वो तिरंगा झंडा लेकर, और ये सभी बीजेपी से इनका संबंध था, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए नारे लगा रहे थे। जो हम लोगों ने मीडिया में इस चित्र को देखा, इस फोटो को, इस न्यूज को देखा, और बेहद चौंकाने वाला कि आप तिरंगे का तो अपमान मत करो। आप तिरंगा लेकर बलात्कारियों को बचाने के लिए जा रहे हैं, और उस बच्ची का कुछ नहीं, जो इतनी छोटी थी, उसको नशा देकर जिस तरह आप कर रहे थे, ये बात थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सांसद उत्तर प्रदेश की घटना, किस तरह सिंगर ने बलात्कार किया था और उस लड़की के पिता की हत्या कर दी, उसके ताऊ की हत्या कर दी, दोस्त जो विटनेस थे उनकी हत्या कर दी, और उनको आज रिहा कर दिया गया है। तो इस तरह क्योंकि वो बीजेपी के हैं इसलिए आप उनको छोड़ रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं। या हम ये जो घटना घटती है कि 15 अगस्त को जब हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस दिन तो इतना अजीब लगा था कि उस दिन बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे और हत्यारे थे, उनको सरकार जो माफी देती है कुछ लोगों को 15 अगस्त को, तो ऐसे लोगों को माफ कर दिया था गुजरात में, जेल से उनको रिहा किया। और इतना ही नहीं रिहा किया वो ठीक है, उसके बाद उनको माला पहनाई गई, उन्हें मिठाई खिलाई गई। तो ये आप अमृत महोत्सव के दिन ये कौन सा उदाहरण आप पेश कर रहे हैं? सरकार ये क्या बताना चाहती है कि औरतें उनके लिए कुछ नहीं है, उनका बलात्कार उनके लिए कुछ नहीं है? तो ये जो उदाहरण पेश किया उस दिन, ये बहुत बेहद चौंकाने वाला था। उसके बाद तो हम देखते हैं कि महिला पहलवानों का जो केस हुआ कि किस तरह से महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन न लेना, और महिला पहलवानों को जो एक गर्व है हमारे देश के ओलंपिक खिलाड़ी, उनके चेहरे पे हमने फोटो देखा कि किस तरह से पुलिस जूते से दबा के उनको उठा रही, ले जा रहे। और ठीक उसी दिन जो नया पार्लियामेंट बना उसका उद्घाटन हो रहा था और अंदर ब्रजभूषण भी था। तो ये जो आप कर रहे हो कि एक तरफ आप महिला पहलवानों की, वो अकेली का केस नहीं था, उसके अतिरिक्त 11 लड़कियों ने कंप्लेन किया था, 6 ने तो एफआईआर किया है। तो ऐसा नहीं था कि वो जो कह रहे हैं कि झूठा केस है, झूठा केस, तो 6 लोग एफआईआर तो नहीं करेंगे ना उनके खिलाफ।
तो है ब्रजभूषण का वो चरित्र, पर हमारे जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो रेपिस्ट के साथ खड़े, वो सीधे सीधे से दिखाई दे रहा था। इसी तरह हम देख रहे हैं कि आज के डेट पे राम रहीम और जिनको छोड़ा गया, इतना ही नहीं तो आशाराम बापू को भी छोड़ दिया है। तो जब आप ये उदाहरण रखोगे कि जो जिन पे बलात्कार का केस है और जिन्हें सजा हुई है उनको आप छोड़ रहे हो, तो जो एक पुरुष सत्तात्मक सोच है या जो उस तरह के लोग हैं, सभी तो बुरे नहीं है, अच्छे ही लोग ज्यादा है, पर उस तरह के जो लोग हैं जो महिलाओं को कुछ भी नहीं समझते एक वस्तु को छोड़कर, उनका मन बढ़ता है कि अरे हम ये कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि आप सीधे सीधे छोड़ रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। उससे भी भयंकर सारे इस पे चीजों से भी भयंकर केस मणिपुर का जो दिखाई दिया, जो हम सबने देखा कि मणिपुर में 2 औरतों को एक कहना चाहिए कि कारगिल युद्ध के सेना में थे, उनकी पत्नी थी 45 बरस की, और दूसरी 20 वर्ष की जो लड़की थी, उसके तो पिता और भाई को भी मार डाला गया। और जो भीड़ थी, यानी उस वीडियो को जब हमने देखा तो इतना भयानक था, इतना भयानक कि ये क्या हो रहा है। आप ढोल बजाते हुए नंगा करके उनके पार्ट पे हाथ, जो जो ऐसे जगह जिन्हें नहीं छूना चाहिए, उस पे हाथ फेरते हुए, मजाक उड़ाते हुए उनको मोचा निकाले हैं, ये क्या है। और फिर उनका मुख्यमंत्री कहता है पत्रकारों से कि ऐसे तो सैकड़ों केस हुए, यानी आपने एक देखा, ऐसे तो सैकड़ों केस यहाँ पर हुए हैं। तो उसको न रोकना, एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। एक बार कहा था, 3 सेकंड का था कि उसकी जांच कराएंगे, लेकिन वहां कभी नहीं गए। और अभी भी लगातार वहां पे हिंसक घटनाएं हो रही है, 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 65,000 लोग कैंप में रह रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री उस पे चुप है। तो ये बढ़ावा देते हैं ऐसे केस को। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नाटक में किस तरह प्रज्वल रवन्ना का केस आता है, और लोग कहते हैं कि पहले से प्रधानमंत्री को पता था कि इसका इस तरह का वीडियो है, लगभग 3,000 के आसपास वीडियो, जो वो अपने ही कहना चाहिए कि खुद वीडियो निकलवाता था उनके साथ, जो भी वो रेप करता था, और उसको फिर ब्लैकमेल करता था उन औरतों के साथ। और उसके ही जो घर में है, वो अभी एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे कि उसके जो घर में थी, उसका 3 साल से वो वीडियो दिखाकर ही लगातार रेप करता रहा कि अगर तुमने किया तो वीडियो है मेरे पास, मैं इसको निकालूंगा बाहर। तो ब्लैकमेल करना, इस तरह करना। और उस व्यक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं कि इनको वोट देना है, यानी उनको पता है कि ये इसका चरित्र इतना खराब है, ये ऐसा आदमी है, तो भी उसके पक्ष में खड़े होकर ये कहना कि इसको जिताओ, ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह जो हो रहा है उससे क्या है, लोगों का मन, एक कहते हैं ना कि मन बहुत बढ़ जाता है। और इसी बढ़ाव के कारण ही हम देखते हैं कि फिर से जो 9 अगस्त की आरजे कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, जो डॉक्टर के साथ जो घटना घटती है, उस घटना पे हम सब स्तब्ध हैं। जब एक डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, जो डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, यानी लोगों की जो मान्यता है वो इतनी कि ये तो हमारी जान बचाने वाले भगवान है। रेसिडेंशियल डॉक्टर जितने भी है जो पढ़ाई करने वाले, हम सभी जानते, चाहे बॉम्बे हो या पूरे देश में कहीं भी मेडिकल कॉलेज हो, उनसे इतना ज्यादा काम करवाया जाता है, नींद नहीं आती। मेरी भी कजिन सिस्टर थी जे कॉलेज में यहाँ पर, उसकी भी वही हालत थी कि उनको
सोने दिया ही नहीं जाता। अगर ऑपरेशन चल रहा है, आप सर्जरी कर रहे हो, तो आप खड़े हो 18 घंटे, आप खड़े हो लगातार, आप हट नहीं सकते। तो इतने ज्यादा घंटे काम करने के बाद आपको रहने की सुविधा नहीं है, आपको सोने की सुविधा नहीं है। और यही कारण था कि वो जाके उस रूम में सोई, कॉन्फ्रेंस रूम में, सेमिनार रूम में जाके सोई, और वहां पे फिर इस तरह। तो अगर आप एक डॉक्टर को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो प्रश्न ये उठता है कि फिर कौन सुरक्षित है? वो तो मरीजों की सेवा के लिए है। और ये इतनी बड़ी घटना घट जाती, वो भी निर्भया जैसा ही है। जिस तरह निर्भया के साथ किया गया बलात्कार था, ठीक उसी तरह हम देखते हैं कि इसके साथ भी वही उसी तरह घाव, उसी तरह ये। और अब तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है कि एक थे या कई लोग थे या कौन था। उन्होंने एक को पकड़ा है, लेकिन जिस तरह उसके शरीर पे घाव है, जो चीजें मेडिकली मिली हैं, वो तो समझ में के बाहर है। तो एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए भी अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो ये बहुत बुरी बात है। और मुझे तो लगता है कि इसी का परिणाम है कि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि उज्जैन में यानी क्यों ऐसे लगा कि हाँ, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। लोगों का इतना मन बढ़ गया है, इतना मन बढ़ गया है कि एक औरत जो बेचारी कबाड़ का सामान बेचती थी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, उसको एक आदमी सड़क पे दारू वारू पिला के, उसको नशे में लाके फुटपाथ पे उसका रेप कर रहा है, और देखने वाला दूसरा बंदा वीडियो बना रहा है उसको बचाने की बजाय। तो ये कब होता है? ऐसी परिस्थिति कैसे आ गई कि जिसे बचाना चाहिए वो उसका वीडियो बना रहा है? तो ये मानसिकता कहाँ से तैयार हो गई? वो उसी से मानसिकता तैयार होती है जब हम जेंडर संवेदनशीलता को नहीं मान रहे हैं, हम जेंडर इक्वालिटी नहीं मान रहे हैं। और ऐसे माहौल में ही, यानी कहना चाहिए कि ये कोई सिर्फ स्कूल कॉलेज का विषय नहीं है, ये परिवार का विषय है, जहाँ पे परिवार में जो बच्चे हैं, जो पाले पोसे जाते हैं, उनको जिस तरह एक जेंडर विभेद की तहत ये लड़का है, ये मर्द का बच्चा है, तुम मर्द का बच्चा है, मर्द बनना, सब साहस के काम करना, बड़े होकर मर्दानगी दिखाता है, इस तरह बलात्कार करके। तो इसको रोकने का काम, या औरतों के प्रति भेदभाव न करके बचपन से ही, जब तक हम जेंडर संवेदनशीलता, लड़के लड़कियों को समानता नहीं देंगे, घर से ही वो संस्कार नहीं देंगे, तब तक हम रावण से बढ़ के रवन्ना जैसे लोगों को पैदा करेंगे। रावण ने तो सीता को छुआ नहीं बिना उनके मर्जी के, लेकिन रवन्ना जैसे लोग इतने सारे लोगों का बलात्कार करके भी छुटे हुए हैं, भाग जाते हैं, भगाए जाते हैं, जो भी कह दिया जाए। तो इस तरह मेरी अपनी मान्यता है कि अगर ऐसी चीजों को बंद करना है, तो जेंडर संवेदनशीलता की बहुत ज्यादा समाज में जरूरत है, जो घर से शुरू होकर स्कूल में ही, बचपन में ही बच्चों को अगर ये संस्कार दिए जाए कि आपको लड़की यानी वो एक समाज वस्तु नहीं है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर अरे लौंडिया है, उसको देखने का नजरिया ही बहुत गलत तरीके से सिखाया जाता है, इसलिए बड़े होकर उस तरह की चीजें करते हैं। उसमें हमारी फिल्में, हमारे विज्ञापन, हमारे हर चीज जो समाज के सब योगदान करते हैं। यहाँ तक कि आज की तारीख पे तो हमारी सरकार का भी बहुत बड़ा इसे बढ़ाने में योगदान दिखाई दे रहा है। जब तक ये सब बंद नहीं होगा, तब तक ये बलात्कार की समस्या समाज में बनी रहेगी। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद मैम। गला सूख गया है। बहुत बार रोका मैंने खुद को, मतलब नहीं, मैं आपको देख भी रही थी, जी, देख भी रही थी। बहुत ऐसी चीजें घट गई है, घट रही है कि हम स्पीचलेस हो रहे हैं, और इनको कैसे रोका जाए, ये भी हम तो बहुत बड़ा जब प्रश्न हो चुका हम है।